हेलो डियर, आपका स्वागत है कंसेप्ट लेक्चर 9 में। जैसा कि मैंने लास्ट कंसेप्ट लेक्चर में बताया था, यहाँ पर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं। यानी कि जितने भी रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, जितने भी बचे कुछ इक्वेशंस हैं उनके जो किसी भी टाइप के अंदर सेट करना मेरे को ठीक नहीं लगा, तो एंड में मैं करवा देता हूँ, हर एक चैप्टर के एंड में मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, तो 25 या 26 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको कोई नया कंसेप्ट नहीं सिखाऊंगा एज सच कि कोई नया कंसेप्ट है, नए टाइप के क्वेश्चन है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम नई भी सीखेंगे इसके अंदर। मोस्टली हम डायरेक्टली क्वेश्चन ही कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और ये शायद थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, 1.5 घंटे या उससे लंबी भी हो जाए, क्योंकि 25-26 क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी मुझे पता नहीं कितनी लंबी होगी, वो फ्लो पर डिपेंड करता है। ठीक है, चीज़ें रटी हुई नहीं है, एक फ्लो में मैं आपको करवा रहा होता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आप कर पाओगे, तो आपने हमेशा की तरह क्या करना है, मेरे बताने से पहले खुद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन भी देखना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। 3 fractions x, y and z are such that x greater than y greater than z when the smallest of them is divided by the greatest। तो 3 फ्रैक्शन है, x सबसे बड़ी है, x is greater than y is greater than z, z सबसे छोटी है। और ये क्या बोल रहे हैं, when the smallest of them is divided by the greatest, यानी कि जब z को x से डिवाइड किया गया तो क्या हुआ, the result is 9:16। रिजल्ट जो है वो 9/16 हुआ। इनका रेशियो 9:16 आ गया। which exceeds y by this। जो ये रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट आया है, द रिजल्ट इज दिस। आपको ऐसे इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, विच एक्सीड्स y by this। जो हिंदी मीडियम के उनको भी मतलब ऐसे लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। पैसेज वगैरह पढ़ोगे कि नहीं। ठीक है, तो परिणाम ये प्राप्त होता है जो कि y से इतना ज्यादा है। ये जो परिणाम है, यानी कि परिणाम y से कुछ ज्यादा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से वो घटा देते हैं ये। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भैया, 625 के नीचे 4 0 आ रही हैं, एक तो 4 0, तो 625 करता हूँ, इसको लूंगा 9/16, नीचे 16 आ ही जाएगा, नीचे सारे 2 बच जाएंगे। तो 625 के अंदर कितने 5 है भाई, 625 जो है 25 का स्क्वायर है, 25 के अंदर 2 5 होते हैं, तो 625 के अंदर 4 5 है, तो ऊपर 4 5 है, नीचे 4 10 है, तो मैं 1 5 से 1 10 को काटूंगा तो 1 2 आएगा, यानी कि नीचे 4 2 बच जाएंगे। 1/16 है ये, ऊपर 4 5 है, 1 5 से 1 10 को काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, नीचे 4 2 बच जाएंगे, यानी कि 16, यानी कि 1/16। तो यहाँ पर आ जाएगा 8/16, यानी कि 1/2, जिसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे। ठीक है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल गई। जी हाँ, तो अगर मुझे y की वैल्यू मिल गई, तो अगर मैं y की वैल्यू घटाऊंगा तो मुझे x प्लस जेड की वैल्यू मिल जाएगी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, इसमें से y की घटाओगे तो। और x और z का मुझे रेशियो पता है 9:16, तो कुछ भी निकाल सकते हैं अब हम। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है x प्लस जेड की वैल्यू। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे x y और z अलग अलग निकालने की जरूरत है? उसने x प्लस जेड की वैल्यू पूछी है, एक्चुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्यों ना मैं सिर्फ y की वैल्यू घटा दूं और x प्लस जेड की वैल्यू मिलेगी। तो ठीक है, घटा देते हैं। 12 दूनी 24 और 3 27/12 माइनस y की वैल्यू है 1/2, यानी कि 6/12, 21/12 हो गई भाई। 3 7 3 चौके 7/4, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन चाहते हो, अपने मन की भड़ास निकालना चाहते हो, ये अब की बार नहीं छोड़ूंगा इस क्वेश्चन को। करो फिर, करो, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेट x y z be fractions such that x is less than y is less than z, z is divided by x। अगर z को हम x से डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है भाई साहब 5/2। ठीक है, विच एक्सीड्स y by 7/4। ये जो है ये y से 7/4 बड़ा है, तो इसमें से 7/4 घटा देता हूँ, y आ जाएगा। तो 5/2 को मैं कर देता हूँ 10/4, क्योंकि मुझे 7/4 घटाना है, तो ये हो गया 3/4। छोटे मोटे खेल तो आपको खेलने आने चाहिए। तो y की वैल्यू हो गई 3/4। अब अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू घटा दूँ तो x और z की मिल जाएगी। आप बोलोगे जी सर मिल जाएगी, तो x और z की मिल गई। x और z का मेरे पास रेशियो है, तो x और z की अलग अलग वैल्यू निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे जी हाँ। ठीक है, क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी x y और z की अलग वैल्यू की? पड़ेगी, निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो अब मैं x प्लस जेड की वैल्यू निकाल रहा हूँ, x प्लस जेड की। कैसे निकालूंगा,
इनमें से y को गायब कर देंगे, x प्लस जेड की मिल जाएगी। तो 12 एकम 12 और 11 23/12, 23/12 में से y को निकाल रहा हूँ। तो इसको मैंने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 9/12, ठीक है। तो 13 में से 9 गई 14, 14/12 हो गया, ठीक है। क्लियर है जी। तो दो नंबर हैं जिनका सम है ये और जिनका यहाँ पर रेशियो है ये, यानी कि ये क्या है, ये रेशियो है 5:2। अगर z 5 है तो x 2 है। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं ऐसे रेशियो के अंदर, ठीक है। मान लो अपने पास एक फ्रैक्शन है कोई भी 4/37, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको आधा आधा कर दो, तो आप इसको आधा आधा, सिर्फ आधा आधा, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको आधा आधा कि डिनोमिनेटर को तो रहने दो सेम और न्यूमरेटर को हाफ कर दो। तो 2/37 4/37 की आधी है कि नहीं, 37 में से 4 चीज़ लो या 37 में से 2 लो। अगर मैं बोलूँ 1:3 रेशो में बांट दो, तो सिर्फ न्यूमरेटर को बांट दो, डिनोमिनेटर को सेम रखो तो काम चल जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी हाँ चल जाएगा। तो वही काम यहाँ पर करना है, इसके डिनोमिनेटर को सेम रखो, सिर्फ न्यूमरेटर को बांट दो। इस 14 को तोड़ दो, 5:2 रेशो में है, यानी कि तो वैसे तो आप इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, 2 7 14, 2 6 12। तो इस 7 को 5:2 रेशो में बांटोगे तो 5 और 2 ही मिलेंगे। तो एक फ्रैक्शन हो गई 5/6, एक हो गई 2/6। तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? z को। तो z हो गई जी 5/6 और x हो गई मेरे भाई 2/6, ठीक है। और y हो गया 3/4। अब वो क्या पूछ रहे हैं? z माइनस x, यानी कि 5/6 माइनस 2/6, 3/6, यानी कि 1/2। रेशियो y माइनस x 3/4 माइनस 1/3 माइनस 1/3। 3 3 9, 4 एकम 4, 9 में से 4 गए 5/12, 5/12। ये बताना भाई साहब 6:5 आ जाएगा, 6 इधर आएगा, 6:5, ठीक है। क्लियर है? टीयर 2 के क्वेश्चन थे दोनों और टीयर 1 में ही पूछे गए थे। ये बताओ, इफ a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इज 5:7:6, तो हमें ये बताना है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको कैसे हैंडल करनी है। ये टाइम एंड वर्क में भी आएगी ये सिचुएशन। देखो यहाँ पर a और a प्लस बी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है 5। a प्लस बी के एग्जैक्टली बराबर नहीं है 5, सिर्फ इनका रेशियो है। यानी कि अगर a प्लस बी को 5 रिप्रेजेंट कर रहा है तो b प्लस सी को क्या रिप्रेजेंट करेगा? 7। मैं एक बार यहाँ पर एग्जैक्टली मान लूँ इक्वल, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को भूल जाओ। अगर मैं आपको ये बोलूँ एग्जैक्टली कि a प्लस बी की वैल्यू 5 है, b प्लस सी की वैल्यू 7 है और c प्लस a की वैल्यू 6 है, अगर जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपको 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c मिलेगा, यानी कि 2 टाइम्स हर एक चीज़ 2 बार मिलेगी और सम क्या हो जाएगा? 7 और 5 12 और 6 18, ठीक है। यानी कि a b c की वैल्यू क्या हो जाएगी? तीनों के सम की 9। अगर a b और c तीनों का सम 9 है और a और b का सम 5 है, तो 9 में से 5 गए, c की वैल्यू आ जाएगी 4। भैया a और b की वैल्यू क्या है? 5, ये 5 है, 9 में से 5 यहाँ पर हो गया तो ये 4। b और c की वैल्यू क्या है? b और c की वैल्यू है 7, मैं c की वैल्यू में 4 निकाल चुका हूँ, तो b की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अगर b की वैल्यू मैं 3 निकाल चुका हूँ तो a की वैल्यू 2 आ गई, 3 और 2 5, किसी भी एक की वैल्यू आती है, सब की वैल्यू आ जाती है। तो एक तो ये तरीका है, क्लियर। एक तो ये तरीका हो गया, जब भी ऐसी चीज़ें हों तो सबको जोड़ लो, a प्लस बी प्लस सी का डबल आएगा ये, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा एक और तरीका है। दूसरा क्या तरीका है? हम एक और वे से इसको देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अभी हम ऐसे देख रहे हैं, तब हम ऐसे देख सकते हैं एक और वे से। देखो अगर मुझे a निकालना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे a निकालना है तो ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर a नहीं है यहाँ पर a नहीं है ना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ, 5 और 6 को मत देखना, आप देखना इनको, जहाँ पर a नहीं है उसके अलावा इन दोनों को जोड़ दूँ और बीच वाले को घटा दूँ, इसमें से बीच वाले को, तो देखो यहाँ पर क्या है? a b c a, तो इस c से ये c कट जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दूं, इस b से b कट जाएगा, तो a बच जाएगा 2 बार। तो जहां पर a नहीं है अगर आप उसको घटाओगे, बाकी 2 को जोड़कर उसको घटाओगे तो 2 बार a आ जाएगा। आप डायरेक्टली 2a की वैल्यू निकाल सकते हो।
6 और 5 11 में से 7 गए 4। या फिर आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप ये याद रख सकते हो कि अच्छा a की वैल्यू निकालनी है तो जहाँ पर a नहीं है उसके अलावा 2 को जोड़कर उसको मैं घटाऊंगा और उसको हाफ करूंगा तो a की वैल्यू आएगी। ऐसे ही आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो ये मैंने आपको बता दिया। अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको घटा दूंगा इन दोनों को जोड़कर और उसको हाफ कर दूंगा। 7 और 5 12 में से 6 गए 6 बटे में 2 3, तो b की वैल्यू आ गई 3। देखो मेंटली निकाल सकते हैं। सर आप ये ऐसे बता क्यों रहे हो, ऐसे याद कैसे हम रखेंगे और क्यों याद रखेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन बार बार आती है तो आप याद रखोगे। मैं बहुत ज़रूरी चीज़ें ही आपको बताता हूँ, ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं रटवाता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, देखो अगर आपको a रेशो b रेशो c चाहिए, a रेशो b रेशो c चाहिए तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। आपको a की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर a नहीं है ना, बाकी 2 को जोड़कर इसको घटा दो। 6 और 5 11 में से 7 गए 4, 4 बटे 2 रेशो। आपको b चाहिए तो जहां पर b नहीं है इसको घटा दो, बाकी 2 को जोड़कर इसको घटा के हाफ कर दो। 7 और 5 12, 12 में से 6 गए 6, 6 बटे 2। अगर आपको c चाहिए तो जहां पर c नहीं है इसको घटा दो, इन दोनों को जोड़कर इसको घटा दो। 7 और 6 13 में से 5 गए 8 बटे 2। a रेशो b रेशो c क्या हो जाएगा, 2:3:4। क्लियर, सिंपल है, यहां तक समझ गए। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। अगर आप 2a रेशो 2b रेशो 2c निकाल लो तो भी कोई दिक्कत है क्या, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2a रेशो 2b रेशो 2c ये भी तो a रेशो b रेशो c के बराबर है, तो आपको हाफ करने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअल में। अगर आपको a रेशो b रेशो, अगर आपको रेशो निकालना है तो एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो हाफ करोगे आप। अगर रेशियो का क्वेश्चन आए तो 4 6 और 8 को अगर मैं ये बोलूँ कि ए बी सी का रेशियो 4 6 8 है तो वैसे भी हम 2 से इनको काटते। एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ, क्लियर है। यहाँ पर तो a रेशियो b रेशियो c ये हमें मिल गया 2 3 4, a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 2:3:4। ओके सी, अभी हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमें रेशियो मिल गया, ये बता रहा है कि इसकी वैल्यू ये है। तो मैंने मान लिया कि ए बी सी की एक्चुअल वैल्यू ये है, तो एक बार देख लेते हैं। इन्हीं को यहाँ पर पुट करके 2 दूनी 4 माइनस 3 3 9 प्लस 4 चौके 16, 16 और 4 20 में से 9 गए 11, तो ये आएगा जी 11 यूनिट की वैल्यू। यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है 66 है, यानी कि रियल चीज़ें 6 गुना है रेशियो से, एक्चुअल वैल्यूज इनसे 6 गुना है। देन द वैल्यू ऑफ सी विल बी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 4 से 6 गुना यानी कि 24, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, बता दो फिर। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2020 का क्वेश्चन है। इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव नंबर्स सच दैट, अब की बार उसने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ा ही है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए बी बी सी सी ए, अब की बार स्क्वायर्स का जोड़ा है। तो इजीली आप यहां पर क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो कि भैया ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, ये आप निकाल पाओगे। अगर आपको ए स्क्वायर वाला टर्म निकालना है तो जहां पर ए स्क्वायर नहीं है, जहां पर ए स्क्वायर नहीं है उसको घटाएंगे बाकी 2 को जोड़कर, यानी कि दिस प्लस दिस, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4 और 3 7, 79 माइनस 61। इसको हाफ करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, रेशियो के अंदर मैंने बताया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिल करेगा तो हाफ कर देंगे, 18 है हाफ कर ही देते हैं, हाफ हो रहा है ना, तो 9, नहीं तो वो बाद में 2 काटना पड़ेगा। ठीक है, देन अगर मुझे निकालना है जी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मुझे कैसे मिलेगा, जहां पर बी स्क्वायर नहीं है इसको घटाना पड़ेगा इन दोनों में से, तो इन दोनों को जोड़कर मैं इसको घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 90 95 माइनस ये 50, 50 बटे 2 25। सी की वैल्यू क्या होगी, और जैसे ही आपको एक वैल्यू मिल जाती है आप दूसरी निकाल सकते हो यहाँ से, लेकिन ऐसे ही निकाल लो, अब निकालने लगे हो तो। अब की बार मैं इसको घटा दूंगा, ठीक है, बाकी 2 को जोड़ के, तो ये हो जाएगा 106 माइनस 34। 106 में से अगर हम 34 घटाएं तो 72 बचेगा, 72 का आधा क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर इक्वल टू दिस, यहाँ से मुझे ए रेशो बी रेशो सी मिल जाएगा, इनके स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, 3 5 6,
स्क्वायर रूट किए इनके, बस और कुछ नहीं किया। उसने हमसे पूछा b माइनस ए, तो अभी को बता देते हैं b माइनस ए 5 माइनस 3 2, c माइनस बी 6 माइनस 5 1, c माइनस ए 6 माइनस 3 3। सर क्या एक्चुअल क्वेश्चन है भाई। 213 2020 का जो टीयर 2 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो ये बताओ। इसकी हिंदी नहीं है, उसके लिए खेद है। हिंदी में बता देता हूं, अगर ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है तो बताओ ये, अगर और बताओ वर्ड मिसिंग है, बाकी हिंदी और इसमें चाहिए भी नहीं ना। तो देखो क्या करोगे इन रेशियोज के साथ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, इसको इसको और इसको, तो मुझे क्या मिलेगा देखना जरा। ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा। मेरे पास बचेगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 और 7 15 और 6 21, मुझे ये मिल गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, मान लो ये आ गया 7 और 6 13 और 8 21। अब हमें निकालना है 1/a 1/b 1/c। ओके, इनके प्रोडक्ट का रेशियो या फिर ए बी सी का रेशियो हम निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं एक बार, कोई रेस करते हैं। मैं छोटा वे सोच रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे तो मुझे ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई है। अगर मैं 2 को जोड़ दूँ तो क्या होएगा, 2 को जोड़ दें तो ए से ए गया, और भाई ए से ए गया, सी से सी गया, 2b की वैल्यू आ गई तो b। वैसे जल्दी आ रहा है अगर मैं सबको ना जोड़ूँ तो, है ना। देखो अगर मैं सिर्फ इन दोनों को जोड़ दूँ, सिर्फ इन दोनों को, तो a से a गया और c से c गया, तो 2b की वैल्यू मिलेगी सिर्फ इन दोनों को जोड़ के। 8 और 7 15। तो यहाँ पर हम मतलब रट नहीं सकते, सीधी बात मैं ये बता रहा हूँ कि ये नहीं है कि मैं रट के आ जाऊँगा इन चीज़ों को। तो अब तो मैं a b c सब की वैल्यू निकाल सकता हूँ, a रेशियो b रेशियो c। तो b की वैल्यू मैंने निकाली क्या, 15/2, है ना। इन दोनों को मैंने जोड़ा, 8 और 7 15 और बटे में 2। अगर मैं लास्ट वाले 2 को जोड़ दूँ तो b कट जाएगा और a कट जाएगा, तो c बचेगा लास्ट वाले 2 को जोड़ने पर। तो 7 और 6 13/2। अगर मैं पहले और लास्ट वाले को जोड़ दूं, मैं क्या बोल रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं पहले और लास्ट वाले को जोड़ दूं तो देखो c कट जाएगा, b कट जाएगा, सिर्फ a और a 2a बचेगा पहले और लास्ट वाले को, यानी कि 8 और 6 को जोड़ोगे तो 14 का मतलब है 2a, यानी कि 14/2 इज इक्वल टू a। यहां पर 14/2 यानी कि 7। क्लियर? तो अब मुझे a रेशियो b रेशियो c मिल गया। मुझे निकालना है 1/a 1/b 1/c। तो निकाल लेंगे भाई, इनको बटे में कर देंगे, यानी कि ये जो मुझे निकालना है इसकी वैल्यू क्या है, इनको इन्वर्स कर दो। 1/7 2/15 2/13। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या, कितनी गंदी कैलकुलेशन बनाई है, मतलब बनाने वाले ने, क्वेश्चन बनाने वाले ने। कंसेप्ट चेक कर लेना चाहिए था। यहाँ पर अब 15 और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पर एक छोटा तरीका तो ये है कि मैं पहले 2 का रेशियो चेक कर लूँ ऑप्शन में, अगले 2 का चेक कर लूँ। जैसे कि इन 2 का रेशियो क्या है, 15:14 15:14। तो यहाँ पर किन के अंदर 15:14, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये 15 का मल्टीपल नहीं है। ये 15 का मल्टीपल है, हाँ ये 15 का मल्टीपल है ऊपर वाला। 15 एकम 15 15 3 45। ये 14 का मल्टीपल है, 14 एकम 14 14 3 42। ये 15 का मल्टीपल है, मल्टीपल तो है 15 एकम 15 15 चौके 60। 15 का 14वां मल्टीपल है। ये 14 का मल्टीपल है, नहीं है, तो सिर्फ ए ही पॉसिबल है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इन दोनों का रेशियो चेक कर लिया ऑप्शन के अंदर। जब इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाली चीज़ें हो तो आप ऐसे कर लिया करो, ठीक है। अदरवाइज सर इसको एक्चुअल में कैसे निकालना है, तो एक्चुअल में निकालना भी बता देता हूँ। तो भैया आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, क्यों मैं कॉम्प्लेक्स बोल रहा था, 7 × 15 × 13 से, ताकि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना आए। तो 7 से 7 कटेगा तो सबसे पहले आएगा 15 × 13 रेशियो, 15 से 15 कटेगा फिर आएगा 2 × 7 × 13, ठीक है। फिर 13 से 13 कटेगा, आगे आएगा 2 × 7 × 15, ठीक है भाई, क्लियर है। इनको सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा ऑप्शन।
ये बताइए ए रेशो बी इक्वल टू 5:7, सी रेशो डी, तो यहाँ पर हमें सी रेशो डी मिल जाएगा। सी बाई डी की वैल्यू क्या है? सी बाई डी की वैल्यू है 2a/3b। तो आपको a बाई बी की वैल्यू तो पता ही है, 2/3 इंटू a बाई बी की वैल्यू क्या है? 5/7। तो ये मिल गई सी बाई डी की वैल्यू। और यहाँ पर उसने क्या पूछा है? उसने पूछा ए सी बाई बी डी, ठीक है। तो a बाई बी की वैल्यू क्या है? इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, मैंने आपको पहले बताया है ना। a बाई बी की वैल्यू क्या है? a बाई बी की वैल्यू है 5/7 और c बाई डी की वैल्यू क्या है? वो रही 2/3 इंटू 5/7। दैट्स इट। कटेगा नहीं, ऊपर आएगा 50, नीचे आएगा 147। ऑप्शन बी, ठीक है। ये बताइए 5 years ago the ratio of A and B, the ratio of ages of A and B was 3:5. Find the ratio of their present ages. 5 साल पहले A और B की उम्र का अनुपात 5 साल पहले 3:5 था, तो आज कितना होगा? तो भाई 5 साल पहले इनकी उम्र, मान लो इसकी उम्र 3x है, इसकी उम्र 5x है, तो आज इसकी उम्र हो जाएगी 3x + 5 और इसकी उम्र हो जाएगी 5x + 5। और इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? x, और x की वैल्यू हमें पता नहीं क्या है। यहाँ पर क्या हम बता पाएंगे इनकी आज की उम्र का रेशियो? नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जस्ट ऐसे ही चेक करने के लिए मैंने दिया था कि कुछ बच्चे ऐसे ना करें, इसको ऐसे कर देते हैं 30 50 वैल्यू पुट करके कर लेते हैं। ऐसे ही वैल्यू पुट नहीं करनी होती है, खाम खा भी ना बजाय, है ना, समझ होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? कैन नॉट से। ये बताओ The sum of the ages of 4 members of Sinha family is 140 years. Okay. आज 4 मेंबर्स की उम्र का सम है 140. 5 years ago the ages of 4 members Nishu, Vicky, Mrs. Sinha and Mr. Sinha were in the ratio this. 5 साल पहले इस रेशियो में थे, तो आज का सम इतना है। तो 5 साल पहले का सम बता सकते हो आप मुझे? क्योंकि 5 साल पहले का रेशियो गिवन है, सम मिल जाएगा तो हम तोड़ पाएंगे। तो 5 साल पहले का सम, 5 साल पहले हर एक मेंबर की उम्र 5 साल कम थी, है ना। ये तो सीधी बात है ना, हर एक मेंबर 5 साल छोटा था 5 साल पहले। तो हर एक मेंबर 5 साल छोटा था। टोटल कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर हैं। ये भी, इसकी उम्र भी 5 साल कम, इसकी भी 5 कम, इसकी भी 5 कम, इसकी भी 5 कम। 5 × 4 20, 140 में से 20 घटा दो, टोटल 20 साल कम होगी इन सब की उम्र। 5 साल पहले इनकी उम्र का सम 120 था। अब 120 को मैं इस रेशियो में तोड़ूंगा, तो 8 और 7 15 और 5 20, 20 का 6 गुना है ये, 20 का 6 गुना है चीज़ें रेशियो से। तो 2 छिके 12, ये 5 साल पहले की बात चल रही है। 3 छिके 18, 7 छिके 42, 8 छिके 48, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वुड निशु बी एज ओल्ड एज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर? तो निशु कहाँ पर है? निशु, ये निशु रहा। और मिसिस सिन्हा कहाँ पर है? ये इनकी मदर है, मिसिस सिन्हा। तो निशु जो है उनकी मदर जितना कितने साल के बाद हो जाएगा? तो देखो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कई बच्चे यहाँ पर, ये 5 साल के बाद की उम्र है तो आज की उम्र निकालेंगे, लेकिन आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि निशु और उसकी मदर के बीच में गैप कितने का है? 30 साल का है। तो अगर 5 साल पहले 30 साल का था, तो आज भी 30 साल का होगा, आज भी 30 साल का होगा। उनकी मदर 30 साल बड़ी होंगी, तो वो उनकी मदर की अब जितनी एज है उसके बराबर कब होएगा? 30 साल बाद ही होएगा। जिंदगी में हमेशा उसके साथ यही रहेगा कि आज उसकी मदर की जो उम्र है उस उम्र पर वो 30 साल बाद ही पहुंचेगा, क्योंकि हमेशा मदर 30 साल बड़ी रहेंगी। ठीक, क्लियर है? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये बताओ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए मदर एंड हर सन आर इन द रेशियो 6:1। तो एक मदर है और एक सन है, इनकी प्रेजेंट एजेस का रेशियो है 6:1। व्हेन द सन बिकम्स एज ओल्ड एज हिज मदर्स नाउ। तो यहाँ पर मुझे मदर की उम्र नहीं पता, सन की उम्र नहीं पता, लेकिन हमें यूनिट्स में पता है कि सन की उम्र 1 यूनिट है। 1 यूनिट हो सकता है 10 साल के बराबर हो, 6 साल के बराबर हो, पता नहीं, 5 साल के बराबर हो, 4 साल के बराबर हो, बट इसकी उम्र अगर 1 यूनिट है तो इसकी उम्र 6 यूनिट है। अब ये क्या बोल रहे हैं? व्हेन द सन बिकम्स एज ओल्ड एज मदर, एज ओल्ड एज हिज मदर नाउ। जब सन उतना हो जाए जितनी उसकी आज उसकी मदर की उम्र है, यानी कि सन की उम्र 6 यूनिट हो जाए, तो कितने यूनिट बढ़ गई? 5 यूनिट। तो मदर की उम्र भी 5 यूनिट बढ़ जाएगी, तो मदर की उम्र 11 हो जाएगी। एक ही स्पीड से उम्र बढ़ती है सबकी।
ठीक है। देन द रेशियो ऑफ हिज फादर्स टू हिज मदर्स एज विल बी 13:11। तो उसके फादर और उसकी मदर की उम्र का रेशियो 13:11 हो जाएगा। तो मदर की तो ऑलरेडी 11 है, तो फादर की 13। सर अगर यहाँ पर मदर की 11 ना होती तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती ना, तो 13:11 उन रेशियोज को मर्ज करते, फिर हम जैसे मर्ज करते हैं रेशियोज को, ठीक है। ओके, ये एक्चुअल क्वेश्चन है MTS का। When the son becomes as old as his father now, तो आज की सिचुएशन कौन सी है? आज की सिचुएशन ये है भाई साहब, आज की ये है। उन्होंने ये बोला था एक मदर और सन की उम्र का रेशियो 6:1 है। जब सन की उम्र आज उसकी मदर की उम्र जितनी है उतनी हो जाएगी, तो उसके फादर और मदर की उम्र इस रेशियो में हो जाएंगे, लेकिन आज की उम्र यही है। तो 11 से कितना कम है ये? 5। 6 से कितना कम है? 5। तो 13 से कितना कम होगा? 5, यानी कि 8। 13 से 5 कम 8। आज उसके फादर की उम्र 8। क्या बोल रहे हैं? व्हेन द सन बिकम एज ओल्ड एज हिज फादर नाउ, जब सन की उतनी उम्र हो जाए जितनी आज उसके फादर की, यानी कि 8 हो जाए। 6 में 2 जोड़ोगे 8, 13 में 2 जोड़ोगे 15, 11 में 2 जोड़ोगे 13। आपसे वो कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। मस्त क्वेश्चन है, लैंग्वेज इस तरीके की है कि मतलब ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। सेटिस्फाइंग क्वेश्चन है। When the son become as old as his father now, then the sum of the ages of father and son will be 115। जब सन उसके फादर जितना हो जाएगा, सन और फादर की उम्र का सम 115 हो जाएगा। यहाँ पर 23 हो रहा है, तो जो चीज़ यहाँ पर 23 हो रही है वो एक्चुअल में 115 है, यानी कि एक्चुअल चीज़ें 5 गुना है जी रेशियो की। 23 5 115, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो इससे 5 गुना हो जाएगी भाई साहब, यानी कि 40। द डिफरेंस बिटवीन मदर एंड फादर सेज, डिफरेंस 2 यूनिट का है, यानी कि 10 का है। वो कुछ भी पूछेगा फिर आप बता सकते हो, ठीक है। बताइए, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर वाज 11:10 व्हेन देयर सन वाज बोर्न। जब उनका सन बोर्न हुआ, जब उनके सन की उम्र थी 0 ईयर्स। जब सन की उम्र कितनी थी? 0 ईयर्स। ये सन की उम्र है अब की बार, ठीक। अब की बार मैं टाइम नहीं लिख रहा कि आज, ये प्रेजेंट चीज को डिनोट नहीं करता। ये है सन की एज, सन की एज यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ। जब उनका सन पैदा हुआ, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर, फादर और मदर की उम्र का रेशियो था 11:10। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड मदर विल बी 19:18 व्हेन द सन विल बी ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। जब सन अपनी उम्र, अब जितनी उम्र है सन की उससे डबल हुआ, तो ये रेशियो हो जाएगा। तो आज मैंने सन की उम्र मान ली x ईयर्स, ठीक है। आज की सिचुएशन है पहले से x यूनिट आगे है। सन की आज जितनी उम्र है उससे डबल, यानी कि 2x। इन दोनों सिचुएशन के बीच में कितना गैप है? x का। इन दोनों सिचुएशन के बीच में कितना गैप है? x का ना। आज उसकी जितनी उम्र है, आज x ईयर्स है, तो आज से x साल पहले पैदा हुआ होगा, इसमें x और ऐड हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। तो आज सन की जितनी उम्र है उससे डबल हो गई, तो रेशियो हो जाएगा 19:18, ठीक है जी। वो पूछ क्या रहे हैं? व्हाट इज द रेशियो प्रेजेंट एजेस, आज का मुद्दा, आज सन की उम्र x ईयर्स है ना, कि आज क्या रेशियो है फादर और मदर का, तो इनके बीच में कितना गैप है? देखो, सबसे पहले तो ये गैप सेम करेंगे। यहाँ पर 1 का गैप, यहाँ पर 1 का गैप, ये गैप तो ऑलरेडी सेम है। रेशियो के बीच में कितना गैप है? 8 का गैप है, ठीक है। तो देखो, ये x है, ये x है, ये डिस्टेंस भी x है, ये डिस्टेंस भी x है। मुझे एग्जैक्टली इसके बीच में आना है, यानी कि मुझे एग्जैक्टली बीच में, पूरा 8 का गैप है, सिर्फ मुझे 4 का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ताकि यहाँ पर 4 का रह जाए, यहाँ पर 4 का रह जाए। मुझे एग्जैक्टली बीच में आना है। तो 10 और 4 14, 11 और 4 15। आज फादर और मदर की उम्र का रेशियो 15:14 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है। उसने हमें 2 सिचुएशन का रेशियो बताया है, एक तो सन जब पैदा हुआ और एक सन की उम्र जब आज से डबल होगी, उसके एग्जैक्टली बीच में आना है। तो इनके एग्जैक्टली बीच की सिचुएशन, या तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, या वैसे आ जाओ, ठीक है। क्लियर? ये बताओ जी। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ ग्रुप बिकम्स 2:1 व्हेन 15 गर्ल्स लीव। जब 15 गर्ल्स चली जाती हैं, तो ये कुछ बॉयज़ हैं, ये कुछ गर्ल्स हैं,
जब 15 गर्ल्स चली जाती हैं तो रेशियो हो जाता है 2:1, 15 गर्ल्स के जाने के बाद की सिचुएशन। बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन 45 बॉयज ऑल्सो लीव, जब 45 बॉयज भी चले जाते हैं, जब मान लो यहाँ से 45 बॉयज भी चले गए, देन द रेशियो बिकम 1:5। तो मुझे सिर्फ ये दो सिचुएशन कंपेयर करके बताओ, ये हो रही है। यहाँ पर बॉयज इतने थे, गर्ल्स इतनी थी, यहाँ पर बॉयज इतने हो गए, गर्ल्स इतनी हो गई। यहाँ पर जो गर्ल्स हैं इस सिचुएशन में और यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनका नंबर तो चेंज नहीं हुआ ना, यहाँ पर तो सिर्फ बॉयज गए थे। तो यहाँ पर गर्ल्स का जो नंबर है वो सेम करो, वो चेंज नहीं हुआ। ऊपर वाले रेशियो को 5 गुना करो, 5 दूनी 10, ताकि हम इन दोनों रेशियोज को आपस में यूज़ कर पाए। 5 एकम 5, नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो यहाँ पर सेम होना चाहिए। अब देखो, रेशियो के मुताबिक 9 यूनिट लड़के गए हैं और एक्चुअल में 45 यूनिट लड़के गए हैं, यानी कि एक्चुअल चीज़ें 5 गुना है रेशियो से। एक्चुअल चीज़ें कितने गुना भाई साहब? 5 गुना। अब हम एक्चुअल चीज़ें निकाल सकते हैं। 10 का 5 गुना 50, यहाँ पर एक्चुअली 50 बॉयज थे, और 5 का 5 गुना 25, यहाँ पर एक्चुअली 25 गर्ल्स थी। 15 गर्ल्स छोड़ के जा चुकी थी तब 25 थी, तो 15 छोड़कर नहीं गई होगी तब 25 + 15, पहले 40 गर्ल्स थी, और यही उसने पूछा, यही उसने पूछा है। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ, पानी पी लो तब तक। The total number of students of a school was 660. The ratio between boys and girls was this. After some days 30 girls joined the school, 30 girls आ गई, and some boys left, कुछ बच्चे चले गए, कुछ लड़के, फिर ये रेशियो हो गया। तो ठीक है भाई, इसकी बात को फॉलो करते रहेंगे बस। तो पहले कितने स्टूडेंट थे? पहले स्टूडेंट थे 660, और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो था ये। तो मैं इस 660 को तोड़ूंगा आपकी बार। 13 और 9 कितना होएगा? 22। 22 को क्या रिप्रेजेंट करता है? 660। 22 का कितने गुना है? 22 × 66, 30 गुना। एक्चुअल चीज़ें इन रेशियोज़ की 30 गुना है, तो बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी, इसका 30 गुना 390, 9 का 30 गुना 270, ठीक है, इंटू 30 टाइम्स। 660 को इस रेशियो में मैंने तोड़ दिया। आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइंड, कुछ दिनों के बाद 30 गर्ल्स ने ज्वाइन कर लिया, तो गर्ल्स कितनी हो गई? 300। एंड सम बॉयज लेफ्ट, और कुछ बच्चों ने छोड़ दिया, मुझे पता नहीं कितने बच्चों ने छोड़ दिया, कुछ बच्चों ने नहीं, सॉरी, कुछ लड़कों ने छोड़ दिया, बच्चे तो गर्ल्स भी होती हैं। एंड द न्यू रेशियो बिकम्स 6:5, और नया रेशियो 6:5 हो गया। तो मुझे ये तो पता है ना कि ये 5 का कितने गुना है, ये 5 का 60 गुना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 6 का 60 गुना होगी, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 360 होगी। तो पहले 390 लड़के थे, आज 360 लड़के हैं, यानी कि कितने लड़कों ने छोड़ा है? यानी कि 30 लड़कों ने छोड़ा है भाई साहब। 390 में से कितने लड़के छोड़े कि 360 हो जाए? 30 लड़के, यही पूछा होगा फिर। द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट, ऑप्शन सी, ठीक है। बताओ, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 फैमिलीज इज 5:4 इफ they respectively spend 80% and 60% of their incomes and save the remaining. Find the ratio of their savings. उनकी सेविंग्स का रेशियो। तो पहले वाली फैमिली की इनकम अगर 5 है तो दूसरे वाले की इनकम 4 है। ये कंपैरिजन रेशियो क्या होता है? सिर्फ कंपैरिजन। एक्चुअल में 5 नहीं है, एक्चुअल में 4 नहीं है। अगर 5 है तो 4 है, ठीक है। और हमें भी कंपैरिजन नहीं बताना है, हमने रेशियो ही बताना है। तो पहले वाले बंदे की सेविंग और दूसरे वाले बंदे की सेविंग का रेशियो बताना है। तो पहले वाले बंदे की सेविंग कितनी है? 5 का 20%, यानी कि 5 का 0.2 टाइम्स। और दूसरे वाले बंदे की सेविंग कितनी है? 40%, यानी कि 4 का 40% क्या बोल रहा हूँ? 100 - 60, 40। ये तो इनके एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसी का रेशियो आपने बताना था। पॉइंट से पॉइंट गया, 2 दूनी 4, 5/8। क्या नोट से नहीं आएगा यहाँ पर? क्लियर है? आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ। धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बिल्ड होती रहेगी, टेंशन नहीं लेनी। आपने चीज़ों को समझते रहना। आप इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हो बताओ? चीज़ों को समझोगे, फिर उनको रिपीट करोगे, उसके बाद मॉक टेस्ट दोगे, खत्म, ठीक है। जैसे नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है जी लर्निंग, ठीक है। एंड लर्निंग पूरी नहीं होती कभी भी। पूरी नहीं होती का मतलब क्या है? सिर्फ लर्न करने से लर्निंग पूरी नहीं होती। मैं ये नहीं बोल रहा पूरी ज़िंदगी एसएससी की तैयारी करते रहोगे,
लर्निंग पूरी नहीं होती सिर्फ एक बार लर्न करने से। लर्निंग के साथ क्या चाहिए? रेपिटेशन। रेपिटेशन की स्पेलिंग में REPE आएगा, ये ए नहीं आएगा, ठीक है। रेपिटेशन, लर्न करना है एक बार कंसेप्ट्स को, बेस्ट कंसेप्ट्स हैं, इसी मटेरियल को बार बार रिपीट करना है। इसके बाद एक ही स्टेप आपको सीखने की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट, जो कि आप मॉक्स के थ्रू सीखोगे, जिसके बहुत ही बेहतरीन टिप्स मैं यूट्यूब पर देता हूँ आपको हमेशा, ठीक है। ये 2 स्टेप्स आपने कर लिए, एग्जाम आपके कदमों में, ठीक है। कोई स्पेशल ट्रिक नहीं चाहिए है, कोई भी स्पेशल मैं आपको, कोई भी, मैं या कोई भी बंदा आपको कोई भी सीक्रेट नहीं बता सकता। इन चीज़ों के ऊपर आपको क्या लगेगा? हार्ड वर्क बोल दो, एफर्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो, इन चीज़ों को एंजॉय करोगे तो वो वर्क उतना हार्ड नहीं लगेगा। बस काम पुट करना पड़ेगा, वर्क तो पुट इन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। देखो, ऐसी बात कोई आपके कान में नहीं बोल सकता है कि आपको इजीली नौकरी मिल जाए, नहीं बोल सकता। मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे सकता हूँ, जिसके बाहर एक भी क्वेश्चन आए वो मैं दे रहा हूँ। बेस्ट कंसेप्ट्स दे सकता हूँ क्वेश्चंस के साथ साथ, जो फास्ट हो, याद रखने लायक हो, यूनिवर्सल हो, वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बेस्ट कुलाड़ी दे सकता हूँ, पेड़ आपको काटना है। The ratio of monthly incomes of A and B is 2:3. If the ratio of their expenses is 1:2, find the ratio of their savings. तो देखो, A और B की मंथली इनकम का रेशियो बता दिया, वो है 2:3, और उनके एक्सपेंस का रेशियो बता दिया, वो है जी 1:2, और उसने पूछ लिया सेविंग का रेशियो। सेविंग कैसे आएगी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सेविंग का रेशियो। क्या बता सकते हो कि नहीं? अगर आपको ये डाउट हो कि पता नहीं बता सकते हैं कि नहीं, तो क्या करो, इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स मान लो। भाई 2:3 रेशियो है तो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, है ना। अब तो ये रेशियो रहा नहीं, एक्चुअल चीज़ें होगी। और नीचे वाले को मैंने मान लिया ये 1y हो गया, 2y हो गया, तो इसकी सेविंग क्या हो जाएगी? इसकी सेविंग हो जाएगी 2x माइनस वाई, रेशियो 3x माइनस 2y। बताओ इनका रेशियो बता सकते हो कि नहीं? काट पा रहे हो? कुछ नहीं काट पा रहे। किस पर डिपेंड करता है आंसर? x और y पर। नहीं बता पाएंगे भाई, कभी भी नहीं बता पाएंगे। क्लियर है? ये बताओ, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ A and B is 2:3. इफ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। देखो एक बार, यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। इनकी इनकम का रेशियो है 2:3, इनके एक्सपेंस का रेशियो है 2:3, तो इनकी सेविंग का रेशियो भी भाई साहब 2:3 होएगा। अगर ये रेशियो सेम है तो ये सेम ही रहेगा। अगर आपको लग रहा है ऐसे कैसे मान ले, तो ये देखो, इसको मैंने मान लिया 2x और 3x, इसको मैंने मान लिया 2y और 3y, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो सेम नहीं होंगे भाई साहब, ठीक है। तो नीचे वाले की सेविंग क्या आ जाएगी? नीचे वाले की सेविंग आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यूज आ गई। इसकी सेविंग आ जाएगी 2x माइनस 2y, और इसकी सेविंग आ गई 3x माइनस 3y। यहाँ पर जब आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर अंदर आ गया x माइनस वाई, और यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो x माइनस वाई। इनका जब रेशियो निकालोगे तो ये कट जाएगा, x y पर डिपेंड नहीं करता, आंसर इस ऑप्शन है। तो अगर, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर कुछ चीज़ें ऐसे सम में या फिर माइनस की रिलेशन में हैं, और अगर आपको 2 का, ये भी 20% बढ़ रहा है, ये भी 20% बढ़ रहा है, तो ये भी 20% बढ़ेगा, याद है? तो 20% बढ़ने का क्या मतलब है? 5 से 6 होना, 5 से 6 होना, तो ये भी 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। 2 सिचुएशन कंपेयर कर दी, इसका रेशियो दे दिया, इसका रेशियो दे दिया। अगर यहाँ पर 2:3 है, यहाँ पर 2:3 है, तो ये भी 2:3 होएगा। इन 2 का 2:3 है तो ये भी 2:3 होएगा। इन दोनों का 2:3 है तो ये भी 2:3 होएगा। रटने की बात नहीं है, अब आप समझ गए क्यों। When we increase both the numerator and the denominator by 7, a fraction changes to 3/4. Find the original fraction. जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 बढ़ाया, यानी कि न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर था, दोनों में जब मैंने 7 जोड़ा तो ये बोल रहा है 3/4 होगी। तो बताओ, एक्चुअल में इस क्वेश्चन का जवाब होगा कैन नॉट से। क्यों? देखो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो 300 और 400 भी तो इसी रेशियो में है। n+7 300 हो गया, d+7 400 हो गया। n की वैल्यू क्या होगी? 293, d की वैल्यू क्या होगी? 393। और 30 और 40 भी इसी रेशियो में। भाई 3:4 में हो गई ना फ्रैक्शन, तो मैं ये भी मान सकता हूँ, हो सकता है 30 और 40 हुई हो,
तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई जी 23 और d की वैल्यू आ गई जी 33। ये रेशियो होगा या ये रेशियो होगा, कौन सा रेशियो होगा? तो एक्चुअल में क्या है, उसने क्या बताया है, उसने ये बताया है कि पहले दो नंबर्स थे, उसका उसने रेशियो नहीं बताया, दोनों में 7 जोड़ा तो फाइनल रेशियो हो गया जी। अगर मैं आपको, हमने क्वेश्चन किए थे इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो और नीचे हम लिख रहे थे चेंज, तो उसने बताया दोनों के अंदर 7-7 जोड़ा है और फाइनली जो रेशियो वो 3:4 हो गया। इनिशियल रेशियो बताया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का? नहीं बताया, नहीं निकल सकता क्वेश्चन। लेकिन सर फिर ये आप क्यों लेके आ गए? कभी कभी एसएससी में ऐसा बंदा कर देता है वो एक आधी बार, क्योंकि एसएससी में ये लिखा हुआ होता है यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। तो वहाँ पर ये मत मानना ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा अगर एसएससी में आएगा। यहाँ पर अब आपको ऑप्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। अगर कैन नॉट से होता तो कैन नॉट से मार देते, कैन नॉट से नहीं है, ऑप्शंस को यूज़ कर लो ना भाई। इस चीज़ की वेट कर रहे हो? देखो उसने बोला है कि मूल भिन्न बताएं, तो 7-7 जोड़ के देखो ना इसमें, 5 और 7 12, 12 और 7 19, ये तो नहीं होएगा। 7 और 7 14, 9 और 7 16, 2 7 14, 2 8 16, 3/4, ये भी नहीं हो रहा। 2 और 7 9, 5 और 7 12, 3 3 9, 3 चौके 12, यही पॉसिबल है यहाँ पर। वो भी पॉसिबल नहीं होएगी, 2 तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं दे सकता, घर पे जाके मारेंगे फिर उसको। तो कैन नॉट से वाले को दे रहा है, ऊपर से 2 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इस ऑप्शन से। क्लियर है? समझ में आ गई बात? क्यों बताया ये बताओ। The ratio of the prices of two houses A and B was 4:5 last year. Okay. This year the price of A is increased by 25% and of B by rupees this. If their prices are now in this ratio, then find the. मैं एक बार सोच लूँ एक बेस्ट तरीका, तो मेरे को इसका बताइए। एक और तरीका स्ट्राइक हो रहा है, रेशियो के अंदर कुछ चेंज आया है और फाइनल रेशियो हो गया है ना। चलो एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, दूसरा एक्सपेरिमेंटल वे में है, वही मैं आपको इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं लिख लूँ, मैं भूल ना जाऊँ, वैसे इसको कैसे कर पाएंगे, ठीक है। पहले मैं दूसरे वे से बताता हूँ। देखो द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू हाउसेस ए एंड बी, ए और बी का लास्ट ईयर क्या रेशियो था? 4:5 था, ठीक है। इसके अंदर वो कुछ, इसके अंदर जब कई बार एग्जामिनर ऐसे चेंज करे ना, 20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, तो 20 और 30% बढ़ने का क्या मतलब है? कुछ गुणा होना, चीज़ें इतनी गुना हो गई, तो ये कुछ कुछ गुना हुआ, तो मुझे फाइनल भी पता है कितना हो गया। फाइनल कितना हो गया? 9/10। तो इन चेंजेस को मैं देख लूंगा ना। उसने क्या बताया? द प्राइस ऑफ ए इंक्रीज बाई 25%। ऊपर मैं ए का लिख रहा हूँ, नीचे बी का 25% बढ़ गया, यानी कि 5/4 गुना हो गया। नीचे वाला कितने गुना हो गया? ये बोल रहा है 50,000 रुपये बढ़ गया। 50,000 रुपये बढ़ गया घट गया मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में आता गुना कितने हुआ। तो मैंने मान लिया कि ये x गुना हुआ, ये जितना भी बढ़ा ये x गुना हुआ, तो फाइनली जाकर ये इतना हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 5 4 4। x अगर उधर जाए तो x की वैल्यू आ गई 10/9, यानी कि जो सेकंड वाला हाउस था ना ये b, इसका प्राइस 10/9 गुना हो गया। 10/9 गुना होने का क्या मतलब है कि 9 से 10 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया? 1 यूनिट बढ़ गया। और इस 1 यूनिट की वैल्यू इन्होंने भाई साहब 50,000 दे रखी थी। द प्राइस ऑफ ए लास्ट ईयर वाज, ये मैं बी की बात कर रहा हूँ ना, ए का प्राइस पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। ए का ही बताएंगे अब, ओके। तो मतलब कि बी का प्राइस पता चलेगा, फिर ए का बताएंगे, ठीक है। तो जो बी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बी के बारे में मिल रही है। बी जो है वो x गुना हुआ था, वो 9 से 10 गुना हो गया। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50,000। तो पहले उसका प्राइस कितना था? 9 × 50 इतना था। बी का प्राइस कितना था? 9 × 50। 9 से 10 हुआ ना, तो पिछले साल 9 ही था, तो इतने हज़ार था। तो ये तो है बी का प्राइस, इन्होंने पूछ लिया ए का प्राइस। तो लास्ट ईयर का रेशियो तो आपको याद है, अगर बी का प्राइस 5 है तो ए का प्राइस 4 है। तो बी का प्राइस 5 है, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया और 4 से गुणा किया, ये ए का प्राइस आ जाएगा। 9 चौके 36, 360,000, ठीक। अब उस वाले मेथड से भी कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो इनिशियली जो इनका रेशियो था हाउसेस का ए और बी का, वो था 4:5, ठीक है। फिर इसका प्राइस इनका, फिर मैं फाइनल रेशियो लिख रहा हूँ, इनके अंदर कुछ चेंजेस हुए तो इनका प्राइस हो गया 9:10, ठीक है। और चेंज क्या आया? चेंज एक के अंदर आया 50,000 का, किसके अंदर? ये बी के अंदर आया था। और इसके अंदर क्या आया था? इसके अंदर आया था 25% का, है ना। ये रुपए में नहीं था चेंज। इसके ऊपर मैं एक बार दिमाग लगा लूँ, ये अभी मेरे दिमाग में आया ये मेथड,
इससे कर सकते हैं कि नहीं। तो रेशियो में एक्चुअल चीज़ें कितने हैं ये उस गुणा में तो कर सकते हैं। ये 25% जो है ये इससे रिलेटेड है ना, ये इससे रिलेटेड है। रुपए में हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज चाहिए होता है। ऐसे तो ये नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं इस तरीके से। ये 5x है तो दिस इज़ 1x, इसका 25%। x में ही लिख लिया मैंने। x की वैल्यू हम निकाल रहे होते हैं और तो क्या ही कर रहे होते हैं ऐसे करके, है ना। इस वाले x की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। ये जब मैंने आपको ये मेथड समझाया तब आपको बताया था। ऐसे करके देखते हैं एक बार। 40 45 5x इक्वल टू, वो इक्वल टू ही आता है, इक्वल टू थोड़ा लंबा हो गया बट इक्वल टू मान लो, ठीक है। 4.5 लाख, 4.5 लाख यानी कि 450 के प्लस 10x, ठीक है। जब ये 10x, अब ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये एक्चुअल रुपए हैं। अब ये सेट भी नहीं हो रहा, 5x उधर जाएगा -5x। अगर इसको मैं समथिंग x मान लूँ, नहीं इस वे में कॉम्प्लिकेट हो रहा है, रहने देते हैं। जो मैंने आपको तरीका बताया वही आजमा लेते हैं। इसको मैं फिर कभी बैठ के सोच लूँगा। ऐसे ही चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं, कभी करें तो अच्छा उस तरीके से करूँ क्या, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती है। और मैं ये बोलता हूँ ये तरीका मैंने निकाला, वो ऐसे ही धीरे धीरे तरीके निकलते रहते हैं, ठीक है। आंसर इस ऑप्शन है। अब आप ये बताइए, द रेशियो ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी वॉज 3:4 लास्ट ईयर इफ सैलरी ऑफ ए इंक्रीज बाई। ए और बी की सैलरी का रेशियो लास्ट ईयर कितना था जी, 3:4 था। ए की सैलरी इन्होंने कितनी बढ़ा दी, 20%, तो ये इन्होंने कर दी 6/5 गुना। और बी की सैलरी इन्होंने बढ़ा दी 2,000 रुपये, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ कि बी की सैलरी कितने गुना कर दी, x गुना कर दी। तो फाइनली इनकी सैलरी का रेशियो हो गया 4:5। तो हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे भाई साहब। 2 दूनी 4, 2 3 6, x अगर ऊपर चला जाएगा तो 3 3 9, ये 2 नीचे आएगा, 2 चौके 8। x की सैलरी यानी कि ये जो b की सैलरी है ये 9/8 गुना हुई है, यानी कि 8 से 9 हो गई, 1 बढ़ गई 8 पर। 1 यूनिट की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2,000, तो 8 यूनिट की वैल्यू इन्होंने क्या होगी, 16,000। इन्होंने पूछा क्या, फाइंड द प्रेजेंट सैलरी इफ द सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय दिस एंड द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी वाज। अच्छा तो ये एक्चुअल में चेंज हुआ है, प्रेजेंट सैलरी बी की 9 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2,000 है तो 9 यूनिट की वैल्यू 18,000 होगी। इस ऑप्शन से, ठीक है, क्लियर है। बताइए, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है। ए मैन ऑर्डर्ड 10 फिजिक्स बुक्स एंड सम केमिस्ट्री बुक्स। तो कुछ तो उसने फिजिक्स बुक्स ऑर्डर कर दी, कुछ उसने केमिस्ट्री बुक्स ऑर्डर कर दी। मान लो उसने 10 फिजिक्स बुक्स ऑर्डर कर दी और x केमिस्ट्री बुक्स ऑर्डर कर दी। द प्राइस ऑफ ए केमिस्ट्री बुक्स इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक्स। तो ये तो है नंबर ऑफ बुक्स, और नीचे मैं लिख रहा हूँ जी प्राइस। प्राइस केमिस्ट्री बुक का डबल है, यानी कि फिजिक्स बुक का अगर 1 है तो इसका है 2। ठीक है। While preparing the bill, the clerk interchanged the number of physics and chemistry books by mistake, which decreased the bill by 1/8. इसने बिल को 1/8 घटा दिया, यानी कि पहले अगर 8 के ऊपर 1 घटा दिया, पहले बिल 8 था तो आज 7 है, ठीक है। तो रियल बिल कितना है, रियल बिल तो यही है, रियल में इतनी फिजिक्स बुक खरीदी, इतनी केमिस्ट्री बुक, और ये इनका रेट है। मैंने इसका रेट 1 रुपये मान लिया, इसका 2 रुपये। क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स टू द नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। अभी बता देते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो भैया 10 बुक 1 रुपये के हिसाब से तो 10 रुपये बिल पड़ा, और एक्स बुक 2 रुपये के हिसाब से 2x रुपये बिल पड़ा। नया बिल क्या होएगा, नया उसने 10 बुक केमिस्ट्री की लगा दी तो 10 × 2 20, और उसने एक्स बुक फिजिक्स की लगा दी, x इक्वल टू पुराना बिल अगर 8 था तो नया बिल 7 रुपये हो गया, है ना।
यही हो गया, बिल इतना कम हो गया। ये मैंने पुराना बिल, तो ये नया बिल, इनका रेशियो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14x, इधर 8x, तो 8x जब 14x के पास आएगा तो 6x इज इक्वल टू 70, 160, 160 के पास 70 जाएगा तो 90, तो x की वैल्यू आ गई जी 15। ठीक है, तो x की वैल्यू 15 आ गई, तो इनका रेशियो हो गया 2:3, यही पूछा है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फिजिक्स टू केमिस्ट्री 2:3, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है जी, बताइए, अब बताइए। The ratio of number of balls in bags X and Y is 2:3. Five balls are taken from bag Y and are dropped in bag X. The number of balls are equal in each bag. Now the number of balls in each bag now is. ठीक है, तो एक अपने पास बैग X है, एक अपने पास बैग Y है। बैग X के अंदर अगर 2 बॉल हैं तो उसके अंदर 3 बॉल हैं। क्लियर है? तो मैं 2 तरीके से बताता हूँ, एक तो कॉमन सेंस से बताता हूँ। अपने पास 2 बैग हैं, तो वो बंदे बोल रहे हैं कि यहाँ से 5 बॉल लेकर इसमें डाल दी तो दोनों में बराबर हो गई। तो यहाँ पर 5 बॉल की कमी हो गई, यहाँ पर 5 बॉल बढ़ गई। इनके बीच में पहले 10 बॉल का गैप था। देखो, मान लो यहाँ पर 20 हो, यहाँ पर 30 हो, तो जब आप 5 डालोगे तो यहाँ पर तो 25 हो जाएंगी, यहाँ पर भी 25 हो जाएंगी। अगर 5 बॉल डालने से मामला सेट हो रहा है, यानी कि 10 बॉल का गैप था पहले। और रेशियो में कितने का गैप है? रेशियो में गैप है 1 का, यानी कि पहले जो बॉल थी, अच्छा 20 और 30 ही थी, जो मैंने एग्जांपल लिया 20 और 30 ही है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग नाउ अब कितनी आई? अब 25 है, इसने यहाँ से डाल दी 5, ऑप्शन डी। तो ये तो कॉमन सेंस से हो गया, कोई इसमें खास मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की हमें ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप मान लो कि इसके अंदर बॉल थी 2A और इसके अंदर बॉल थी 3A। जब मैंने इसमें से 5 बॉल वहाँ डाली तो इसके अंदर हो गई 3A-5, उसके अंदर हो गई 2A+5 और ये बराबर है। ठीक है, 2A इधर आएगा तो A इज इक्वल टू 10। आपको इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल गया, 2A 3A मानी थी, यानी कि बॉल हो गई 20 और 30। अब बॉल हैं 25 और 25 हर एक बैग के अंदर। ठीक है जी, ऑप्शन डी। ये बताओ, टू गेट द रेशियो P/Q और P is not equal to Q, one has to add to each term of the ratio the number। ये बोल रहा है कि X रेशियो Y है, इसके अंदर क्या ऐड करूं कि ये रेशियो बन जाए। तो मैंने मान लिया कि भाई इसने इसके अंदर A ऐड कर दिया ईच टर्म में, यानी कि ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। तो मैंने मान लिया X में भी इसने A ऐड किया और Y में भी इसने A ऐड किया, तब रेशियो बन गया P/Q। तो अब X की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपने करना क्या है मैं आपको बताऊं कि ए वाले सारे टर्म को एक तरफ ले जाओ, फिर उनमें से ए कॉमन लो और जो भी बच गया मामला उसको दूसरी तरफ सरका दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, XQ प्लस AQ PY प्लस PA। ए वाला सारा मामला एक तरफ, तो मैं उधर लेकर जा रहा हूँ ताकि P-Q हो जाए, अच्छा लगता है दिल को। ठीक है, तो P-Q इंटू ए, क्योंकि जनरली ये ऐसे ही देता है, ऐसे ना देगा तो भी हम कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। PY को इधर मैं भेज रहा हूँ, तो QX माइनस PY। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, इस मामले को इधर सरका दो इसके नीचे, तो यहीं पे सरका देते हैं P-Q, ये ए की वैल्यू है। QX माइनस PY P-Q, ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, 2 स्टेप में दे मारा हमने। ये बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करेगा। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर दिस, 2 नंबर्स के सम का, डिफरेंस का और प्रोडक्ट का रेशियो। तो यहां पर मैं आपको वैसे ही एक चीज समझाना चाहूंगा। मान लो अपने पास 2 नंबर हैं 2A एंड 3A, अगर आप इनके सम का, इनके डिफरेंस का और इनके प्रोडक्ट का रेशियो निकालेंगे तो देखो इनका सम क्या हो जाएगा, 3 और 2 5A रेशियो, इनका डिफरेंस क्या हो गया 3A माइनस 2A 1A रेशियो, प्रोडक्ट हो गया 3 दूनी 6, A नहीं होगा 6A²। तो जब आप इनका रेशियो निकालोगे, अब आप A से A को काटोगे तो प्रोडक्ट के अंदर एक A बचा रह जाता है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना वो प्रोडक्ट के अंदर बचा रह जाता है भाई साहब। जैसे यही चीज़ मैं बता रहा था। क्लियर?
अब हम वहाँ पर देखते हैं। तो मैंने ये मान लिया कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था वो a था, तो एक्चुअल में उनका सम क्या होएगा। मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट का अगर ऐसे रेशियो निकाल लें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रेशियो निकालने के बावजूद भी यहाँ पर बचा रह जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर अब हम कैसे करेंगे, पहले हम सम और उससे कर लें, उसी से कर लेते हैं ना, वो नंबर मिल जाएंगे और वहाँ पर a बचा रह जाएगा। एक बार मुझे सोचने दो आसान तरीका क्या रहेगा। ऐसे ही कर लेते हैं फिर, है ना। चलो ठीक है। तो देखो भाई, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सम को और ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस को। तो एक बार प्रोडक्ट को इग्नोर कर दो, मैं सम और डिफरेंस से वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी कि सम और डिफरेंस के अंदर जो a है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो नहीं होता है, नहीं होता है, सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है रेशियो जब हम निकालते हैं। तो पहले मैं सम और डिफरेंस को सोल्व करके वैल्यूज़ तो निकाल लूँ कि वैल्यूज़ कौन सी हैं। तो दो चीज़ों का सम 13 है, डिफरेंस ये 3 है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर a प्लस बी 13 है और a माइनस बी 3 है, तो भाई साहब अगर आपको a निकालना है तो 13 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 13 और 3 16/2 8। सॉरी, ये सम 13 था, तो मैं पहले वाला नंबर निकाल रहा हूँ। हटो भाई, सम है ना 13, डिफरेंस है, ये प्रोडक्ट है, तो ये पहले वाला नंबर a ही आ गया। तो पहले वाला नंबर क्या आ गया, a 8 आ गया। ठीक है, a भी नहीं लिखते इसको, इसको फर्स्ट नंबर लिखते हैं। और दूसरे वाला नंबर b क्या आएगा, 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सेकंड नंबर आ गया 5। क्लियर है। या फिर आप इनको ऐड करोगे तो 2a इक्वल टू 16, a इक्वल टू 8। इसी चीज़ को करने का तरीका होता है, बस ऐड करके हाफ कर दो a आएगा, डिफरेंस करके हाफ कर दो b आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 8, ये आ गया 5। क्लियर है, पहला नंबर 8, दूसरा नंबर 5। तो अब मैंने मान लिया पहला नंबर 8a है, दूसरा नंबर 5a है। तो ये जो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्चुअल में क्या होएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ फिर से वही अंडरस्टैंडिंग, वो मैंने आपको क्यों बताई थी। हमारे पास दोनों नंबर एक्चुअल में आ चुके हैं, ये रेशियो नहीं है, ये एक्चुअल नंबर है 8a5 है। तो जो सम है इनका वो क्या है 13a, जो इनका डिफरेंस है वो क्या है 3a, जो इनका प्रोडक्ट है वो क्या है 8 5 40 a²। तो जब आपने इनका रेशियो निकाला 13 13 3 3 40 है, ये 40a को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो 40a को रिप्रेजेंट करता है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 4। हमें इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया, तो हमें एक्चुअल नंबर मिल गए 8 चौके 32 और 5 चौके 20 एक्चुअल नंबर। ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। तो इनका सम ऑफ स्क्वायर्स, तो भाई सिंपल सी बात है, 32 का स्क्वायर क्या होगा 1024, इसका स्क्वायर क्या होगा 1100, 1424। ऑप्शन बी। क्लियर है, बताओ फिर। द नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल वाज 30 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है जी, तो ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। गर्ल्स मैंने मान ली जी और बॉयज़ मैंने मान लिए जी प्लस 30। ठीक है, सब्सिक्वेंटली ए फ्यू मोर गर्ल्स ज्वाइंड द सेम स्कूल, कॉन्सिक्वेंटली द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम 3:5। 3.5 है क्या, पता नहीं यार, 3:5 ही मान लेंगे। अब देख लेंगे ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम, तो इसने क्या बताया, सब्सिक्वेंटली ए फ्यू मोर गर्ल्स ज्वाइंड। मान लो जो और गर्ल्स ज्वाइन हुई है वो एक्स ज्वाइन हुई है, नई गर्ल्स हो गई, एक्स ज्वाइन हो। ठीक है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हु ज्वाइन सब्सिक्वेंटली। तो ये जितनी भी गर्ल्स ज्वाइन हुई इसका मिनिमम क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एक्स की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताइए। तो हम उसकी बात को फॉलो कर लेते हैं जो उसने बताया। जब ये गर्ल्स ज्वाइन हुई तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:5 हो गया। तो ये गर्ल्स ज्वाइन होने के बाद बॉयज़ तो इतने ही रहे, जी प्लस 30। गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स हो गई जी प्लस एक्स, तो रेशियो हो गया 3:5। तो भाई इसको सॉल्व करके देखते हैं आगे क्या मिलता है। एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक तरफ एक्स को ले जाते हैं, बाकी तरफ सब को ले जाते हैं। तो हो जाएगा 5g प्लस 150। जब g उधर जाएगा तो 3g, इधर 5g उधर 3g। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2g। देखो नुकसान हो गया, 2g आ गया, कहाँ 5g की बातें कर रहे थे। 5g 3g, 3g इधर आएगा तो 2g, ये है 150, ये है जी 3x। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया और कुछ नहीं किया, मेंटली कर रहा हूँ।
ठीक है। तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, इस 3 को मैं नीचे भेज रहा हूँ, 2/3g प्लस 150/3 यानी कि 50। अब मुझे x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो फिक्स नंबर है, 50 तो 50 ही रहेगा। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, x की मिनिमम वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो g की वैल्यू मुझे मिनिमम 3 देनी पड़ेगी। सर क्यों? क्योंकि लड़कियाँ ऐसे नहीं आती ना कि 1/3 लड़की ज्वाइन कर रही है, लड़कियाँ तो पूरी होंगी ना, तो ये जितना भी नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 3 से कटना पड़ेगा। तो इस g की मिनिमम वैल्यू 3 होनी पड़ेगी ताकि 3 से कट जाए, ताकि इंटीजर में आ जाए, नंबर ऑफ पर्सन इंटीजर में रखने होते हैं, ठीक है। तो 50 + 2 52, जी की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, सॉरी 3 हो सकती है, तो x की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 50 + 2 52 52। इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए एटलीस्ट बाद में 52 गर्ल्स ज्वाइन करानी पड़ेंगी। ये बताओ, P, Q and R together have 180 candies among them. P gives Q and R each as many candies as they already have. After this, R gives Q half as many candies as Q already have, and R also gives P twice as many candies as P already have. तो आपस में कैंडीज शेयर कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से अगर आप सोल्व करोगे तो बात बनेगी नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। नाउ ईच ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ कैंडीज, अब उनके पास सेम नंबर ऑफ कैंडीज होगी, तो हम पीछे से चलेंगे भाई साहब। हम क्या करेंगे? हम पीछे से चलेंगे, पीछे से ऊपर की तरफ जाएंगे, लास्ट से क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब सबके पास, ये सारा काम करने के बाद सबके पास बराबर कैंडीज हैं, तो इन सबके पास पहले कितनी थी? 180 थी, अब सबके पास है 60 60 60। तो सबसे पहले सबसे लास्ट वाली बात को पढ़ूंगा, इसको पढ़ूंगा, ये देखते हैं। आफ्टर दिस R gives Q half as many candies as Q already has, and अब R ने क्या किया था? R also gives P twice as many candies as P already have। इस बात को मैं पहले मानूंगा, इसको पीछे से चल रहे ना। R also gives P, R ने P को डबल कैंडी दे दी, twice as many candies as P already have। P के पास ऑलरेडी जितनी थी उससे डबल दे दी, यानी कि P के पास अगर 1 थी तो उसने 2 दे दी R ने P को। P के पास पहले 1 थी, R ने इसको 2 दे दी, अब इसके पास 3 हो गई। यही होएगा, अगर इसके पास पहले 1 थी तो इसके पास 3 होगी, तो 3 का 20 गुना है तो 1 का 20 गुना 20। और उसने इसको कितनी दी थी? उसने इसको दी थी डबल, 20 थी तो 40 दी थी, तो इसके पास पहले 100 थी। समझ में आ रही बात? हम कैसे डील करेंगे? R ने किया था ना काम जी। इसके पास जितनी कैंडी थी उसकी डबल दे दी, तो इसके पास 1 थी तो 2 दे दी, तो 3 हो जाएंगी इसके पास। तो 3 को 60 रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 का 20 गुना तो 1 को 20 रिप्रेजेंट करेगा। उसने इसको 1 थी तो 2 दी थी, तो 2 को रिप्रेजेंट करेगा 40, यानी कि उसने इसको 40 दी थी। 60 से पहले 40, मतलब पहले 100 थी, 40 देने के बाद 60 हुई थी। ठीक है, एक स्टेप हमने कर लिया। ये समझाने में लगता है टाइम, अगर समझ में आ जाए तो खुद बंदा स्पीड में कर सकता है। अब इससे पहले, आफ्टर दिस R gives Q half as many candies as Q already have। R ने Q को कितनी कैंडी दी? हाफ, आधी दी, जितनी Q के पास थी उससे आधी। तो Q के पास अगर पहले 2 थी तो उसको 1 दी होगी, पहले जितनी थी उससे आधी, यानी कि पहले अगर 2 थी तो उसको 1 दी, आज उसके पास 3 है। तो 3 का 20 गुना, 2 का 20 गुना 40। देखो 40 से आधी दी, किसने दी थी? ये आर ही दिमाग खराब कर रहा है। आर ने इसको 20 थी, तो इससे पहले आर के पास थी 120। आर की वजह से यहाँ पर फंसे पड़े हम इस क्वेश्चन। ठीक, इससे पहले क्या काम हुआ फिर? P gives Q and R each as many candies as they already have। P ने Q R को उतनी कैंडीज दी जो उनके पास ऑलरेडी थी। तो इससे पहले P के पास तो 20 ही थी। ये मैं पहले, रुको यार, एक बार हमने एक स्टेप गलत कर दिया, क्या स्टेप मिस कर दिया? फिर हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। इसके पास 100 हो गई थी। मैं एक बार फिर से पीछे से चलूँ। R also gives P twice as many candies as P already has। P के पास जितनी थी उससे डबल उसने दी थी, तो 1 थी तो उसने 2 दी थी, 3। 3 की वैल्यू 60 तो 1 की वैल्यू 20, तो इसके पास इससे पहले थी 100, इसके पास 60 ही थी। ठीक, ओके।
इससे पहले वाला स्टेप क्या था, आर गिव्स क्यू हाफ एज मैनी कैंडीज एज क्यू ऑलरेडी हैज़। क्यू के पास जितनी थी उससे उसने हाफ दी थी आर ने, इसके पास 40 थी तो आर ने इसको 20 दी थी, इसके पास 60 होगी तो आर के पास 120 थी। इससे पहले वाला स्टेप, पी गिव्स क्यू एंड आर ईच एज मैनी कैंडीज एज दे ऑलरेडी हैव। पी ने क्यू और आर को दी थी जितनी उनके पास कैंडीज है उतनी, यानी कि उसने उनकी कैंडीज को डबल कर दिया था। तो पी ने क्यू के पास कितनी कैंडीज थी, अभी 40 है, उसने उनकी कैंडीज को डबल किया होगा, तो यानी कि इसके पास पहले 20 थी, पी ने डबल किया है, पी ने 20 कैंडीज इसको दी है, ठीक है, तभी इसकी 40 हुई। और आर की कैंडीज को इसने 120 कर दिया तो 60 कैंडीज इसने आर को दी होंगी, तभी इसकी कैंडीज डबल हो गई। तो 60 इसको दी, 20 इसको दी, यानी कि 80 कैंडीज दी हैं, तो इसके पास खुद के पास पहले 100 थी, ठीक है। तो पहले पी के पास 100 थी, क्यू के पास 20 थी और आर के पास 60 थी। उसके बाद ये स्टेप्स ऐसे हुए। थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन इसलिए लगा क्योंकि मैं इनको बराबर मेंटेन नहीं कर पाया, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, फालतू दिमाग लगाने की। तो आप पूछते रहे अब ये, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कैंडीज पी एंड आर इनिशियली हैड। तो पी और आर के पास इनिशियली जो कैंडीज थी 100 और 60 का ये रेशियो पूछ रहे हैं, तो 5:3 आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है, ये बताओ एग्जाम का क्वेश्चन एक्चुअल में आया हुआ। According to Mr. Sharma's will, half of his property goes to his wife and the rest is equally divided between his two sons Ravi and Raj. Some years later Ravi dies and leaves half of his property to his brother Raj. When Raj dies, he leaves half of his property to his widow and remaining to his mother who is still alive. The mother now owns this much worth of property. The total, तो बार बार उसकी प्रॉपर्टी को हाफ कर रहे हैं, बार बार जो भी मर रहा है हाफ हाफ बांट रहा है, तो मैं क्या करूं ताकि उसकी प्रॉपर्टी को हम हाफ कर पाएं, 16 मान लें 2 की पावर 4 ना। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू मिस्टर शर्माज विल हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी, तो ये जो शर्मा भाई हैं इनके पास प्रॉपर्टी हमने मान ली 16 यूनिट, हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी गोज टू हिज वाइफ, तो आधी प्रॉपर्टी वाइफ के पास चली गई, यानी कि 8 ये वाइफ के पास चली गई, ठीक है, और आधी प्रॉपर्टी उनके सन्स के पास चली गई। रेस्ट इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन हिज सन्स, तो ये 4 एक के पास चली गई और 4 एक के पास चली गई। ये क्या क्या नाम है इनके, रवि, मैं एंड वाला अक्षर लिख रहा हूँ आई, स्टार्टिंग वाला तो सेम है आई और जे, ये रवि है ये राज है। सम ईयर्स लेटर रवि डाइज एंड लीव्स हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज ब्रदर राज, कुछ साल के बाद ये रवि ये मर जाता है, आधी प्रॉपर्टी राज को दे देता है, तो ये यहाँ से 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर चली गई और 2 ये अपनी वाइफ को दे देता है, ठीक है, रवि, ठीक है जी। When Raj dies, he leaves half of his property to his widow and remaining to his mother. जब ये राज मर जाता है तो इसके पास टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, 6, 3 अपनी विडो को दे देता है, आधी मदर को दे देता है, तो 6 में से 3, मदर के पास टोटल कितनी हो गई, 11 हो गई आज, ठीक। रवि ने सिर्फ इसके ब्रदर के, रवि डाइज एंड लीव्स हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज ब्रदर राज, बाकी हाफ का इसका बताया नहीं, रवि का कोई नहीं है, अब हम क्या करें नहीं बताया, इनकी प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है वो, ठीक है। द मदर नाउ ओन्स 88,000, मदर के पास हमारे हिसाब से 11 यूनिट है, ये बोल रहे हैं कि 88,000 यूनिट है, तो 11 8 88, इसका 8,000 गुना है। अब द टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा की टोटल प्रॉपर्टी तो 16 का 8,000 गुना, ठीक है, 8 गुना करके 3 जीरो लगा दो, 16 8 128 के आगे 3 जीरो लगा दो, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। ये बताओ, स्टूडेंट ऑब्टेंड इक्वल मार्क्स इन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, द रेशियो ऑफ मार्क्स, अच्छा हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में इक्वल मार्क्स आए हैं, इसमें एक आया तो इसमें भी एक आया। द रेशियो ऑफ मार्क्स इन सोशियोलॉजी एंड जोग्राफी, सोशियोलॉजी और जोग्राफी में 2:3 है, सोशियोलॉजी में 2 है तो इसमें 3 है, इसमें और इसमें इक्वल थे तो इसमें भी 2 कर देते हैं। एंड द रेशियो ऑफ मार्क्स इन हिस्ट्री एंड फिलोसफी इज 1:2, हिस्ट्री और फिलोसफी में, हिस्ट्री में 1 है तो इसमें 2 है, इसमें डबल है, इसमें 2 है तो इसमें 4 हो जाए, ठीक। इफ ही हैड स्कोर्ड एंड एग्रीगेट ऑफ 55 मार्क्स, उसको ओवरऑल 55% मार्क्स मिले। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में कितने आए, सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज होता है परसेंटेज,
उसको 100 पर देखोगे तो परसेंटेज हो जाएगा, वैसे देखोगे तो एवरेज मार्क्स हो जाएंगे। द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज सेम, मैक्सिमम मार्क्स सेम है, ठीक। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही स्कोर्ड इक्वल टू और ग्रेटर देन 60%, ठीक। तो मैं इनके एवरेज मार्क्स देख रहा हूँ इन सबके, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, 11 डिवाइडेड बाई 4, इसके 2 यूनिट आए, 2 यूनिट आए, 3 यूनिट आए, 4 यूनिट आए रेशो में। अगर मैं 11/4 कर दूँ, अगर उसके इतने यूनिट मार्क्स आते हैं तो ये परसेंटेज में 55% हो जाते हैं। एवरेज मार्क्स मैंने देख लिए, वही एवरेज मार्क्स ही परसेंटेज होता है ना। तो 11/4 यूनिट 55% के बराबर है। वो बोल रहा है 60% के बराबर या बढ़े, तो 60% के बराबर क्या होएगा ये मैं देखना चाह रहा हूँ। अगर 55% के बराबर ये है तो ठीक है, 1% के बराबर होएगा 11/4 बटे में 55, 60% के बराबर होएगा ये इतने यूनिट, 11 5 5 12 4 3, तो 60% के बराबर होएगा रेशियो में 3 यूनिट। तो कितने बंदों के 60% के बराबर या ज़्यादा मार्क्स आए, तो इसके 60% के बराबर आए क्योंकि 3 यूनिट के बराबर है, इसके 3 से ज़्यादा है तो 60% से ज़्यादा आए। तो 2 बंदे हैं जिनके 60% के बराबर या ज़्यादा मार्क्स आए। क्लियर है जी? मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था। जी हाँ, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। सिर्फ इस वीडियो का ही नहीं, अपने रेशियो चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो रही होगी। सिर्फ एक बार सीख के मत रुक जाना। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी ही इतनी ज़्यादा है ये चीज़, रिपीट करनी है आपको चीज़ें, एटलीस्ट 3 बार आपको चीज़ें रिपीट करनी है। मतलब एटलीस्ट 3 बार करनी है, 1 बार करनी है, 2 बार रिपीट करनी है, मिनिमम ये क्राइटेरिया। ठीक है, टेक केयर, अगले चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है।